अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे भाइयों नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निर्मल के सदर मोहतरम जनाब अज़ीम बिन याहिया साहब, जनरल सेक्रेटरी सैयद नज़र साहब, शेर नशीन बतशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े ही गर्मजोशी के साथ मेरी निर्मल बरामद पर आपने पूरी मोहब्बत और इखलास के साथ मुझे यहाँ तक जलसेगाह में लेकर आए। और मैं ख़ास तौर से वो निर्मल की मोटरसाइकिल गैंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। 10 मिनट का सफर 1 घंटे में तय कराया। मैं मुकामी पुलिस के उहदेदारान का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो बड़े सब्र के साथ इन तमाम चीज़ों को हैंडल किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह अपने जोश को होश के साथ बरकरार रखिए और पूरी कोशिश हमको यही करना है कि हर जगह अमन मजबूत रहे। और 22 तारीख को मेरी आपसे गुजारिश है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी निशान पतंग पर करिए। मैं इस बात को आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ कि जब असेंबली के इंतखाबात हुए थे आज से 1 साल पहले, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया था कि हम तेलंगाना, क्योंकि एक नई तश्कील शुदा रियासत थी, मजलिस ने फैसला लिया था कि हम कांग्रेस को इख्तिदार से दूर रखेंगे। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मौजूदा बरसर इख्तिदार जमात की तायद की। और आप जानते भी हैं कि मैं खुद यहाँ पर निर्मल को आया था और मुकामी उस वक्त के जो उम्मीदवार थे बरसर इख्तिदार जमात के, उनकी तायद में हमने जलसा भी किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ से निर्मल से जो मौजूदा रुकन असेंबली है और मिनिस्टर भी हैं, उनकी कामयाबी में यकीनन आप तमाम का बहुत बड़ा रोल रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद उनकी कामयाबी का ज़ामिन भी बनी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आए
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि हम बीजेपी की कामयाबी को तेलंगाना में रोकेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया कि पूरे तेलंगाना में बरसर इख्तियार मौजूदा जमात के उम्मीदवारों की तायीद की जाएगी। ये बात बिल्कुल सच है कि हम तमाम ने कोशिश की, इसके बावजूद भी 4 पार्लियामेंट के हल्क़जात पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मगर ये बात बिल्कुल सच है कि जहां तक आदिलाबाद की पार्लियामेंट की सीट का मामला है या फिर निजामाबाद हो या करीमनगर या सिकंदराबाद हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारों ने और खास तौर से अक़लियतों ने बीजेपी के इन उम्मीदवारों के खिलाफ वोट दिया। अगर उनकी कामयाबी हुई है तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इनकी अगर कामयाबी हुई है तो इसका मुहासिबा बरसर इख्तियार के जमात के लोगों को करना है। कामयाबी अगर बीजेपी की हुई है तो उनकी कमजोरी हो सकती है। जहां तक हमने कोशिश की, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। गलती कहीं और पर हुई जिसकी वजह से बीजेपी को इन पार्लिमानी सीटों पर कामयाबियां मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बल्दिया का इलेक्शन है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि असेंबली के इलेक्शन में हमने बरसर इख्तियार जमात के उम्मीदवार को वोट दिया। ये बल्दिया का इलेक्शन है। अब यहां पर मजलिस के 17 उम्मीदवार आपके सामने हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इन 17 के 17 उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए और इंशाअल्लाह ताला हम निर्मल में डेवलपमेंट की और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए एक नई तारीख इंशाअल्लाह निर्मल में रकम करेंगे। पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये बल्दिया का इलेक्शन है। अब आपकी जमात को आपको खुद मजबूत करना है। मैं जानता हूं कि कमजोरियां हैं, गलतियां हुई हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में उन तमाम कमजोरियों को और गलतियों को दूर किया जाएगा। इंसान बशर है, इंसान से ही गलती होती है और बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक सिपाही के और एक जिम्मेदार के मैं इन चीजों को मानता भी हूं और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में इस तरह से कोई हरकत ना की जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बल्दिया का इलेक्शन है और आपको आगे बढ़कर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करना है। आज आप देखते हैं कि मजलिस के मुखालिफिन जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मजलिस सिर्फ हैदराबाद के पुराने शहर के गली कूचों की जमात है, मजलिस या फिर तेलंगाना में निर्मल शहर तक महदूद है या भैंसा शहर तक महदूद है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम मजलिस के मुखालिफिन जो हम पर तनकीद करते थे, मजाक उड़ाते थे कि ये गरीबों की जमात है, ये रिक्शे वाले ऑटो वालों की जमात है, आज यही गरीबों की एक आवाज इनका एमपी अब महाराष्ट्र से भी जीत कर आ गया। अब आप बताइए, मजलिस के मुखालिफिन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पड़ोसी रियासत है महाराष्ट्र, असेंबली के इंतखाबात 2 महीने पहले हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के दोबारा 2 एमएलए महाराष्ट्र से जीतकर महाराष्ट्र की असेंबली में गए हैं। आज महाराष्ट्र में मजलिस के 100 से ज्यादा
मुंतखब शुदा अरकान बल्दिया हैं, सरपंच हैं और मजलिस के खिलाफ एक और इल्जाम लगता, मजलिस के मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि नहीं, जहां जहां मजलिस जाती है वहां पर मजलिस के लोग जज्बाती तकरीर करते हैं, अवाम को जज्बात में लाते हैं और उसके बाद वोट काटते हैं और उससे फायदा फिरका परस्त तंजीमों को या फिरका परस्त उम्मीदवारों को होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जिसका मैंने जिक्र अभी किया तेलंगाना के पार्लियामेंट के इलेक्शन का, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हैदराबाद की आवाम की पहचान नहीं है, बल्कि तेलंगाना के गयूर सेकुलर जहन रखने वाले तमाम अवाम की एक ताकत और पहचान है। तेलंगाना के गयूर अक़लियतें, खास तौर से मुसलमानों की एक पहचान हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट है। वहां पर मजलिस ने बीजेपी को हराया। महाराष्ट्र में मजलिस के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 30 साल से जो एमपी की सीट पर जीत रहा था उसको मजलिस ने और उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने हराकर औरंगाबाद की तारीखी सरजमीन पर मजलिस के परचम को बुलंद किया। मैं सवाल करना चाहता हूं मजलिस के मुखालिफिन से, जरा आप बताइए, 30 साल से आप शिवसेना के एमपी को नहीं हरा सके, मजलिस का उम्मीदवार पहली मर्तबा खड़ा होता है और शिवसेना को वहां से शिकस्त हो जाती है। हमने तीसरी पार्लियामेंट की सीट बिहार से लड़ी और बिहार में किशनगंज की सीट, हिंदुस्तान भारत का सबसे गरीब इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का वो बिहार का इलाका है। वहां से मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान उम्मीदवार हैं। हम वो सीट नहीं जीते, मगर आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं कि मजलिस के उम्मीदवार ने 3 लाख वोट हासिल किए। बिहार के मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने 3 लाख वोट हासिल किए। नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी बीजेपी के साथ अलायंस में है, उनके उम्मीदवार ने 3,25,000 वोट हासिल किए और कांग्रेस को वहां से कामयाबी मिली थी किशनगंज से, उनको 3.5 लाख वोट मिले। आप अंदाजा लगाइए कि अख्तरुल ईमान अगर 3 लाख वोट नहीं लेते तो क्या कांग्रेस जीतती थी वहां से। मगर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि जहां कहीं आप खड़े हो जाते वहां पर फिरका परस्त ताकतों को फायदा पहुंचता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। अब मजलिस के मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं रहता तो बस एक ही इल्जाम, नहीं इन्हों खड़े होते, इन्हों तकरीर करते, आवाम को जज्बात में लाते। अरे भाई, अगर आप गूंगे हैं तो उसका इलाज मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह ने सबके मुंह में जबान दी है। अगर आप अपनी बात को, अपने पैगाम को नहीं पहुंचा सकते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। अगर आज मजलिस के पैगाम को, मजलिस की बात को, मजलिस के जलसों में, जैसा कि आज निर्मल में मैं निकलकर आरमूर से आ रहा था, मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, गुरूर के एतबार से नहीं बल्कि फख्र इस बात का है कि ये जो जज्बा इन नौजवानों ने आज दिखाया, जिनको हमने कहा भी नहीं, आप इनसे पूछ सकते कि फुला टाइम पर आओ, मुझे ये भी नहीं मालूम कि इनको कैसे पता चल गया। ये खुद अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों मोटरसाइकिल वहां पर पहुंच जाते हैं।
मैं नहीं समझता कि अगर कोई टीआरएस या कांग्रेस या बीजेपी का कोई एमपी आएगा तो 25 मोटरसाइकिल भी नहीं आते उसको। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? और अगर ये लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां अगर मोटरसाइकिल का इंतजाम भी करते हैं तो क्या करते हैं? आपको मालूम, उनको बोलते 100 को ला ले और फिर वहां से 2-2 लीटर। मेरे भाई, ये जो जज्बा है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे और आपके, मैं सलामत रखने की दुआ कर रहा हूं और मेरा भी सबर का इम्तिहान लिए तुम लोग आज। मगर बताना ये चाह रहा हूं, अब अगर कोई आ गया तो उनको तकलीफ होती है और मजलिस पर इल्जाम लगाते। आप सोचिए, पूरे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में हर वक्त, हर जलसे में, हर इलेक्शन, पूरे इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस एनसीपी की तरफ से बोला जा रहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, उसकी पार्टी को वोट मत दो, शिवसेना बीजेपी को हराना है। शिवसेना बीजेपी मिलके बोल रहे थे कि ओवैसी एंटी नेशनल है, ये मुल्क का दुश्मन है, ये भड़काऊ भाषण देता है। और शिवसेना बीजेपी के मीडिया के चैनलों ने कह दिया कि भड़काऊ भाईजान की महाराष्ट्र में। अब आप बताइए, दोनों तरफ से हमला हम पर, कांग्रेस एनसीपी, बीजेपी शिवसेना। एक तरफ कांग्रेस एनसीपी बोल रही इनको वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना को रोकना हराना है। बीजेपी शिवसेना मिलके बोल रहे इन्हें मुल्क का दुश्मन है, इन्हें एंटी नेशनल है। इसके चेहरे को देखो, सर पे टोपी पहनता, शेरवानी पहन के आता, क्या समझता अपने आप को। जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया कानून बनाया। उस कानून का नाम यह है भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट। भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट, भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट, BPMA। उसके तहत कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से शादी कर ली और उसी के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ चौथी कर ली। और बीजेपी जो है, जो हमको गाली दे रही थी एंटी नेशनल बोल के, उनका और शिवसेना का तलाक तलाक तलाक। अब हुआ क्या, हमारी दुश्मनी में दोनों एक दूसरे बोल रहे पब्लिक को। एक तरफ बीजेपी शिवसेना बोलती ओवैसी एंटी नेशनल, भड़काऊ भाईजान। कांग्रेस एनसीपी बोलती इन्हों जज्बाती तकरीर करते, वोट काटते। मगर जब नतीजा आया तो कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे को दूल्हा बना दिया और उनकी तारीफ कर दी। अब आप बताइए, ये शिवसेना जिसके ताल्लुक से बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद दिसंबर 92 और जनवरी 93 में फसाद हुआ था। बंबई, उस वक्त के बंबई की सड़कों पर इंसानियत के खून की होली खेली गई थी और श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि बाल ठाकरे ने एक जर्नल का रोल अदा किया था उन फिरका परस्त राइट्स में। आप बताइए,
कांग्रेस जाकर शिवसेना से भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेती है और बदनाम तो हमको करने के लिए पूरी कोशिश किए, तो मालूम हुआ इन दोनों को, बल्कि चारों को ये मालूम था कि महाराष्ट्र में एक ही पार्टी है जिसका लीडर मर्द मुजाहिद है, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, नहीं बोले तो फिर हमको किसी के वोट नहीं मिलते। ये इनकी मुनाफिकत है। वोट तो आप मेरे खिलाफ बोल के लिए, मगर जब मामला आया मलाई खाने का तो पूरे के पूरे मिलके एक हो गए। आप बताइए इसके ऊपर अब क्या बोलना। अब वही हाल निर्मल में हो रहा है। कांग्रेस के जो उनके उम्मीदवार हार गए, यहां के मौजूदा एमएलए, बीजेपी, तीनों में अगर एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट है तो क्या है मालूम आपको? कोई भी जीत जाओ, शेरवानी नहीं जीतना। ये तीनों का मिलाप हुआ है भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत। क्या हुआ है? भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत ये तीनों जो है बैठ के निकाह कर लिए। निकाह नहीं बल्कि मैरिज बोलेंगे, निकाह बड़ा लफ्ज है, मैरिज कर लिए। अब चौथी करना चाह रहे 22 तारीख को। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये तीनों मिलके मनम मनम वकटी बोल। और हमको क्या बोल रहे, इन्हें डाकू है, इन्हें भड़काऊ भाषण देता। मेरे भाई, जब ये लोग मनम मनम वकटी हो गए, आप क्या करने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? आप मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पूरा निर्मल मिलेगा नहीं मिलेगा? या खाली बोल रहे? मेरे भाई, ये तीनों मिल गए, तीनों मिलके एक से मुकाबला करने को आ रहे। इंशाअल्लाह ताला ये आपके सामने जो आपका दीवाना खड़ा है ना, अल्लाह के फजल से 3 नहीं 30 पर भारी पड़ता है। अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रही, और आप सिर्फ मेरे को देखो, आप निर्मल के किसी भी उम्मीदवार को नहीं देखना, मुझे देखो, आप मेरे चेहरे को देखो, आप मेरी बात पर यकीन करो। आप इन तमाम लोगों को छोड़ दो। आप जब तीनों एक होकर मुकाबला कर रहे, तो आप पर भी जिम्मेदारी यह है कि आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देखो, एक दीवाने को देखो। वो तीनों बहुत होशियारी कर रहे ना, अक्लमंद मालूम होगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 22 तारीख के दिन बेखौफ होकर अपने घर से निकलिए। अब यहां पर क्या चक्कर है कि 2014 में भी मैं आया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था हत्ती पे बैठ के जाएंगे असेंबली को, इन्हें बोला था, याद है ना आपको? उन हत्ती पे चढ़ गए, हमको आप देख रहे ही नहीं। फिर 19-18 में आए, फिर हम बोले अरे भाई टीआरएस को हम बरसर इख्तिदार पार्टी को तायद कर रहे। माशाअल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया मजलिस की कोशिशों से। आपकी गाड़ी पे लाल लाइट भी आ गई, मुबारक। अब कांग्रेस का जो उम्मीदवार था जो हार गया, उसको गुस्सा इस बात का है कि मेरे को 10 साल पीछे कर दिया असदुद्दीन ओवैसी।
आप देखते जाओ इनका खेल। मजलिस इनकी तारीफ नहीं करी, अल्लाह ने नहीं चाहा, वो कामयाब नहीं हुए। उनको और गुस्सा क्या है कांग्रेस वालों को कि भैंसे के जाबिर से फोन से बात करे थे, याद है? याद है ना? मैं फोन दिखा के बताया था आपको, यही ग्राउंड है। तो कांग्रेस के लोगों गुस्सा क्या है, हम इनको फोन करे थे, पैसों का ऑफर दिए थे, मगर उन्होंने हमारी बात को मुस्तरद भी कर दिए और वो टेलीफोन को रिकॉर्ड करके निर्मल में फैला दिए। तो उनको तकलीफ क्या है कि हमारी बात को आपने मुस्तरद कर दिया, हम इतने बड़े आदमी हैं, हम फुला बालका हैं, हम ये हैं, हमारी बात को नहीं सुने आप और रिकॉर्ड करके पब्लिक में सुना दिया। मेरे भाई, कौन डाल दिया पब्लिक में मेरे को क्या मालूम, मैं खाली सुना आपके ऐसा, मैं सुना, मेरे को भी बहुत आते व्हाट्सएप पे, मैं सुना। मगर आपकी हिम्मत ये है कि आप ये समझे कि वो हमारा जाबिर अहमद मरहूम कायद के साथ अपने सियासी सफर का आगाज किया, उसको जाके बोले आप, बोले तो बोले, उसको बोले। जाबिर अहमद जो है आखिरी मेंटल है, किसके बाप को नहीं सुनता हूं, जिद्दी आदमी है, जमीन से नीचे ऊपर आया, उसको करे। अरे मैं बोला आपको क्यों करे ये लोग, बोले दिमाग खराब हो गया, मेरे को करके पूछ रहे। तो कांग्रेस को क्या हुआ, उनको बहुत गुस्सा आया। उस वक्त पूरे नेशनल मीडिया में वो टेलीफोन कन्वर्सेशन सुनने में आया लोगों को, जावेद साहब इतने देते, असद साहब का जलसा होने मत दो, बोले नहीं बोले, सुने। अब उनको वो गुस्सा है, इनको गुस्सा है जीते बोल के हम क्यों लड़ रहे, इनको गुस्सा है हमारे को हराए, इनको गुस्सा। तीसरा बीजेपी को गुस्सा क्या है, अरे पूरे मुल्क में अगर कोई मोदी के खिलाफ बोलता तो यही शेरवानी बोलती। तो अब क्या हो गया, ये तीनों को चौरस्ते पे मिल लिए, तीनों ही निर्मल के चौरस्ते पे तीनों मिलके बोल रहे, अरे कुछ भी होने दो, तू जीत ले, मैं जीत ले, इन्हें जीत ले, अपना झगड़ा बाद में कर लेंगे, पहले ये मजलिस को रोको। तो क्या कर लिए, भारत नारे पॉलिटिकल एक्ट के तहत तीनों मिलके बैठ के मैरिज कर लिए। निकलेंगा, फिक्र मत करो, और एक निकलने वाला है। मेरे पास है क्या, अब नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, फिर कोई डाल दिया तो मेरे को नहीं बोलना, आपको बोल दिया। आपका काम क्या है, अपना काम देखो भाई, जब शेर चलता ना तो शेर जो है आजू बाजू देखता ही नहीं, चलते रहता। आप वैसे ही काम करना है। आप, मैं बता रहा हूं आपको, ये मजलिस से हसद है। इनको हसद क्या है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन क्यों लड़ती, और फिर इनका दिमाग क्या है कि तुम लड़ना नहीं, तुम हमारी गुलामी करना, वो मेरे से नहीं होता। इनका मिजाज क्या है कि तुम हमारे से मुतालिबा नहीं करना, डिमांड नहीं करना, हम जो दिए लेके खामोश हो जाना। मैं ये बोलता हूं कि हिंदुस्तान का जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे इजाजत देता है कि आपसे लड़ूं जमहूरी तरीके से, मेरे हुकूक का मुतालबा भी करूं, डिमांड भी करूं, और आपसे छीनूं अगर आप नहीं दिए तो। इनको लगता है इनको क्यों आते भाई, इन हैदराबाद में बैठना ना आराम से, यहां कहीं को आते हैं,
क्या करना है? अरे भाई, अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा हैदराबाद में भी रहूंगा, निर्मल में भी रहूंगा, भैंसा में भी रहूंगा, निजामाबाद में रहूंगा, करीमनगर में रहूंगा, आपके पेद्दापल्ली में भी रहूंगा, निरालगुंडा, खम्मम, जहां जाए रहूंगा। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं ना तेलंगाना। ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि मजलिस के लोग झारखंड चले गए। यही माजिद हुसैन जो यहां के इंचार्ज हैं, हम झारखंड में पहली मर्तबा इलेक्शन लड़े और आपको जानकर खुशी होगी कि हम जीते नहीं, मगर 11 सीट पर मजलिस को 12,000 से लेकर 29,000 वोट मिले। पहली मर्तबा हम लड़े और झारखंड के ऐसे ऐसे जगहों पर जाकर हम इलेक्शन लड़े, जलसा किए। एक वाकया माजिद हुसैन मेरे को बताए कि रांची से निकले वो, तो किसी एक मुकाम पर जाना था, तो रास्ते में माजिद हुसैन मेरे को बताए कि 6 बज गए थे, अंधेरा हो गया, 80 किलोमीटर तक एक गांव नहीं मिला और 80 किलोमीटर के बाद जब एक गांव मिला तो गांव वाले परेशान थे कि मजलिस के कौन दीवाने आ गए, 4 गाड़ी में आ गए, आकर गांव में जाकर बोलते हैं कि भाई यहां पर परसों असद साहब का जलसा है, डाइस कहां बनाना। गांव वाले बोले माजिद तुमको मालूम ये तुम रोड से आए, वो पूरा नक्सल एरिया है। तो माजिद बोले नहीं मालूम भाई, मजलिस का काम था, हम लोग निकल के आ गए। 80 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई गांव नहीं, गांव है भी तो सुनसान। मेरे भाई, हम ऐसे खतरनाक राहों पर, इन जगहों पर जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर जब जमात का काम कर रहे हैं, मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप समझो हमको। अगर आप नहीं समझते तो ये आपकी गलती है, मगर हमने फैसला ले लिया है, हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे। हाँ, जब किसी की तायीद करेंगे तो तायीद करने का मकसद या मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। और सुन लो, ये तमाम सियासी पार्टी के लोग और तुम्हारे नाम निहाद कायदीन, मैं मजलिस का अगर कोई फैसला हम करते हैं तो याद रखो, ये फैसला ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को खत्म करके किसी की तायीद करेंगे। और सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है, सियासत में जिंदा रहना है। जो जिंदा रहेगा वो काम कर सकेगा। ये लोग ये चाहते कि नहीं नहीं, तुम जिंदा नहीं रहना, तुम मर जाना। तो याद रखो, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मजलिस को हम जिंदा रखेंगे। मेरे मरने के बाद भी जमात जिंदा रहेगी और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला मजलिस जिंदा रहेगी। हम जिंदों की नुमाइंदगी करते, हम अंजुमन तदफीन और तकफीन की जमात नहीं है, याद रखो। मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, मैं एक सियासी पार्टी का एक जिम्मेदार हूं और 70 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत में अपना काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजलो करम से, अहले दिल की दुआओं की वजह से, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मजलिस सुबह क़यामत तक आबाद और शाबाद रहेगी और कोई ताकत हमको खामोश नहीं कर सकेगा। इनको समझने की जरूरत है कि जब झारखंड में जाकर हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, बिहार का वो सीमांचल के इलाके में जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे 40 से ज्यादा अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए। 3 दिन पहले एक बाई इलेक्शन हुआ था, वहां पे मजलिस के उम्मीदवार ने
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी 450 वोट से। आप बताइए, आज मजलिस पर इल्जाम लगाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निर्मल में ये एक तारीखी शहर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि यहां पर मजलिस की क़यादत को मजबूत करिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जिम्मेदार को देखकर इन तमाम कैंडिडेट्स को कामयाब करिए। हाँ, यकीनन कांग्रेस, टीआरएस के कैंडिडेट्स के पास, बीजेपी के पास बहुत वसाइल हैं, मगर मुझे आपके जज्बे पर, आपकी मोहब्बत पर यकीन है कि इस बार भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार को आप लोग कामयाबी हमकिनार करेंगे। ढीला हो जा रहा है, इन्हें भी मजलिस का मुखालिफ दिखा, मगर मेरा हाथ लगा तो ढीला ही हो गया। हाँ, सही बोले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम मौजू जिसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाह रहा हूं, वो है पूरे मुल्क में CAA का कानून। और CAA के कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है। NPR के खिलाफ, NRC के खिलाफ एहतजाज चल रहा है। मैं सलाम करता हूं उन तमाम अवाम का जो इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये बिल लाया गया था, उस वक्त भी 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले भी ये बिल आया था, उस वक्त भी मैंने इसकी मुखालिफत की। अब 1.5 महीना पहले जब पार्लियामेंट में बिल आया, उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बिल की मुखालिफत की। मैं आज फिर कह रहा हूं, ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के खिलाफ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ, और मैंने उसकी मुखालिफत की और बताया कि यह कानून भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बिल को फाड़ा, और इसलिए फाड़ा क्योंकि ये अवाम के खिलाफ है, हमारे दस्तूर के खिलाफ है। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूरे मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, उसमें भी हम शिरकत किए। मुस्लिम मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एहतजाज हो रहा है, मजलिस उसका हिस्सा है। CAA कानून यह है कि मुसलमानों को इससे मुस्तस्ना रखा गया, और हिंदुस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में यह पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मजहब के नाम पर एक कानून बनाया गया। कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर पहली मर्तबा 70 साल में इस तरह का एक कानून बनाया गया जिससे इस्लाम को दूर रखा गया। आज आप देखते हैं कि हर जगह पर एहतजाज क्यों हो रहा है। हमको गम इस बात का नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई मुसलमान नहीं आएगा। हमको हरगिज इस बात की तकलीफ नहीं है कि पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई वहां से भागकर भारत को आए हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। हमको गम इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि मजहब के नाम पर शहरियत का कानून बना दिया गया। ये कभी नहीं हुआ था। ये हमारी आजादी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ, आजादी की तारीख में, कि मजहब के नाम पर यह कानून बना दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वजीर आजम बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यह कानून सिटीजनशिप देने का है, लेने का नहीं है। वजीर आजम झूठ बोल रहे हैं। यह कानून सिटीजनशिप देता भी है और लेता भी है। इसकी मिसाल क्या है,
आसाम में एनआरसी हुआ। आसाम के एनआरसी में सुप्रीम कोर्ट के मातहत हुआ। 19 लाख आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 5 लाख के करीब मुसलमान हैं जो बंगाली जबान बोलते, 5 लाख के करीब हिंदू हैं वो भी बंगाली जबान बोलते। मगर बीजेपी का प्लान यह है कि CAA के तहत आसाम के 5,40,000 हिंदू जो बंगाली जबान बोलते हैं उनको सिटीजनशिप दे देना, और जो 5 लाख बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान हैं उनको सिटीजनशिप नहीं देना। उनसे कह रहे हैं कि आप कोर्ट में जाकर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपना मुकदमा लड़िए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन के खिलाफ है। जब आप CAA के तहत आसाम के एनआरसी हो गया, वहां पर आप 5 लाख हिंदुओं को देंगे, 5 लाख मुसलमानों को नहीं देंगे। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं, बताओ बीजेपी के लोगों इसकी राज क्या है? तो कोई जवाब नहीं देते। जो भी टीवी के डिबेट में जाता हूं, जैसा ये बात उनको करता हूं, तो फौरन पलटा के क्या बोलते हैं, ओवैसी साहब आप तो भड़काऊ भाषण देने में माहिर है। दूसरी बात क्या करते हैं, आप तो वो कर दे। मैं बोलता हूं भाई मैं खराब आदमी हूं, सही है मान लिया, तुम दूध के धुले है। राजा हरिश्चंद्र के बाद तुम ही सच्चे और पक्के है। भारत का सबसे बदनाम मैं हूं। मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। जवाब दे नहीं सकते। ये आसाम में किया। अब आप दूसरी बात समझो, इनका मकसद क्या है? CAA क्यों लाए? NPR NRC से देखना जरूरी है। NPR NRC क्या है? पूरे निर्मल में जहां कहीं भी इलाके हैं वहां पर गवर्नमेंट का एक सेक्शन ऑफिसर से कम आदमी आएगा, घर पे आके पूछेगा नाम क्या है, अब्बा का नाम क्या है, अम्मा का नाम क्या है, तारीख पैदाइश क्या है माँ बाप की। उसके बाद बोलेंगे कि आधार कार्ड है लाओ, पासपोर्ट लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, इलेक्शन का कार्ड है लाओ, लिख के चले आता हूं। उसके बाद निर्मल की बल्दिया में एक सेक्शन ऑफिसर बैठ के नाम को देखते रहेगा। अब नाम को देखते देखते उन्हें देखेंगे अरे लायक अली का नाम है, मजहर का नाम है, तो उन्हें वहां क्या लिखेगा? डाउटफुल सिटीजन। डाउटफुल सिटीजन जब लिखेगा तो मैं वकीलों को बोला कि भाई कैसे लिख सकता हूं, उन्हें कुछ तरीकेकार तो होना चाहिए। तो वकीलों ने बताया, मैंने भी पढ़ा, कोई तरीकेकार नहीं है। उसको इख्तियार दे दिया गया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रेशन उसका है, उसका इख्तियार, उसकी मर्जी, उन्हें लिख दिया। अब उसके बाद क्या होगा? वो ऑफिसर बोलेगा, सेक्शन ऑफिसर लायक अली मजहर, अब तुम साबित करो, अब तुम साबित करो कि तुम भारत के सिटीजन हो। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मैं कैसा साबित करूंगा? तो उन्हें बोलेगा आपके अब्बा का, अम्मा का, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। कहां से लाएंगे? नहीं लाए तो फिर आप एनआरसी में चले गए, नाम निकल गया आपका, फर्ज करो कुछ ला लिए। उसके बाद उन्हें वो लिस्ट को बना के निर्मल के बल्दिया ऑफिस में लगाएगा। और कानून ये है कि कोई भी जाकर किसी के भी नाम का ऑब्जेक्शन डाल सकता। अच्छा, ऑब्जेक्शन अगर मैं डाला कि भाई लायक अली का नाम नहीं आना लिस्ट में, जैसा मैं ऑब्जेक्शन डाला, इतराज किया, फिर उन्हें ऑफिसर बुलाता, अरे मियां अब तुम साबित करो तुम भारत के शहरी हो। अब लायक अली मजहर बोलेंगे साहब, असद साहब बोले ना, उनसे पूछो आप। नहीं, असद साहब खाली बोल के चले गए, अब तुम साबित करो। ये कानून है। क्या है कानून? ये 2003 के रूल्स है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 पढ़ लो आप। अब
इन्हें प्रूव नहीं कर सके तो क्या होगा, एनआरसी हो जाता हो। ये हकीकत है, ये होने वाला है। आप अगर समझ रहे कि नहीं होगा, होगा, याद रखो। और बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। मैं इस मजमे से पूछना चाहूंगा, बशमूल हमारे प्रेस के लोगों से भी, जरा मेरा साथ दो। आप लोग हमेशा सीरियस बात है, वेरी सीरियस, डोंट डिस्टर्ब। आप हमेशा मेरे से सवाल करते, जरा आप मेरे सवाल का खाली हाथ उठा के जवाब दो। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हाथ उठाओ। बर्थ सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है, आपके नहीं है, मीडिया के पास नहीं है, दो जने नहीं है, नहीं है ना, शर्माओ को। अब कैंडिडेट मत वोट करें तो कोई जाके डाल देंगे। वो तीनों जो भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट में शादी कर लिए, उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। इसको नहीं मालूम किसके पैदा हुए, हमारे को। अब बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है ना, अब इसके बाद आप कल जाएंगे आप बल्दी ऑफिस को, अरे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का। अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का, तो बर्थ सर्टिफिकेट का कानून क्या है मालूम आपको? उसका कानून यह है कि जो भी पैदा होता 1 साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना। 1 साल के बाद आप बनाए तो कार्रवाई ज्वाइंट कलेक्टर करने जाती और उसको फाइन देना पड़ता। अब जहां पे फाइन की बात आई, वहां पे अड्डे खुल जाते। कई के अड्डे खुलते, 4000 रुपए दो, बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते। अब एक गरीब जो महीने को 10,000 रुपये भी नहीं कमाता बराबर, उससे अगर बोलेंगे बेटा घर में 2 लोग हैं, 5,000 6,000 दे, उन्हें मजबूरी की हालत में देंगे, उन्हें कर्जा कर लेगा साहूकार के पास जाकर, अपने बच्चों की फीस के पैसे नहीं भरेगा, बीमार है तो दवाएं नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको डर है अगर मैं नहीं दिया तो फिर मेरी सिटीजनशिप का क्या होगा। और ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये मसला हिंदू गरीबों का भी है, ये मसला दलित गरीबों का भी है, ये मसला हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाई बहन का भी मसला है, ये मसला हमारे औरतों का, महिलाओं का है। इसलिए कि किसी भी समाज में औरत होने दो, वो गरीब है, शादी होती उसकी, एक घर से दूसरे घर को जाती बच्ची, जाती ना, उसमें कागजात कुछ हो जाता, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रहता। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एनपीआर एनआरसी भारत के गरीबों के खिलाफ। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे, उनकी हुकूमत 2015 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे कि पूरे इंडिया में 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है? 28%। हमारे मुल्क की आबादी क्या है? 130 करोड़, 130 करोड़। अगर 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, अगर यहां कोई मैथमेटिक्स का जीनियस है तो बोलो बेटा कितना नंबर हो गया? 34 करोड़। आप श्योर है? 28% लोगों के पास। अब आप सोचो ये नंबर सही है ना? इतने लोग हाथ उठाए यहां पर। अच्छा, वो सर्वे क्या बोल रहा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 40% मुसलमान और दलित के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 40% भारत में मुसलमानों की आबादी 17.5 करोड़। कितनी है? 17.5 करोड़। अब 17.5 करोड़ में 40% कितने होते? करीब 6 करोड़। ये फिगर आप अभी हाथ उठाए। अब क्या करेंगे दलित? आदिवासियों में 44% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। इसीलिए एनपीआर एनआरसी ये गरीबों के खिलाफ है।
हम वजीर आजम को बोल रहे कि आप दौलतमंदों के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आप गरीबों के भी है। आप गरीबों को देखो, गरीब वोट डालता निकल के हिंदुस्तान की, भारत की जमहूरियत में। पैसे वाले नहीं डालते वोट, पैसे वाले घर में बैठ के टीवी पे आईपीएल देखते, पिक्चर देखते, वोटिंग के दिन गाड़ी में बैठ के पिकनिक मनाने भाग जाते। वो गरीब है जो सुबह से निकलकर वोट डालता, डलवाता, लोगों को खाने खिलाता, वोट डालता और कामयाब करता पूरे कैंडिडेट्स को। आज वो गरीबों को तकलीफ होने वाली, वो गरीबों को तकलीफ होने वाली। मेरी बात को याद रखो आप। इसीलिए हम जाकर चीफ मिनिस्टर से मिले, के चंद्रशेखर राव साहब से। जब मैंने सीएम से कहा कि एनपीआर एनआरसी एक है, तो सीएम ने मुझसे पूछा बताओ कैसे एक है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट दिखाई कि देखिए यहां पर लिखा है। पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स का सवाल बताया और फिर मैंने सीएम को बताया कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में आरटीआई एप्लीकेशन डाले, उसमें भी यही जवाब आया कि हैदराबाद में भी 28% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। वो कैपिटल है तेलंगाना का। निर्मल में, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, इन तमाम पर तो और ज्यादा रहेंगे नंबर। आप बताइए मेरे भाई, जब सबको लाइन में खड़े होना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा, क्या हम तमाम की तौहीन नहीं होगी? क्या हम तमाम को तकलीफ नहीं होगी? आखिर नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की हुकूमत होती कौन है? हमसे भारत की सिटीजनशिप पूछने वाले। और मुझे तकलीफ इस बात की है कि जो बांग्लादेश से आए, जो पाकिस्तान से आए, जो अफगानिस्तान से आए, CAA का कानून ये बोल रहा तुम पासपोर्ट के साथ आए या कागज के साथ आए या बगैर कागज के साथ आए, तुम्हारे को हम सिटीजनशिप देंगे। हम यहां पर बरसों से 150 साल, 200 साल, 300 साल, अरे 1000 साल से यहां। आप हमसे पूछ रहे हैं कागज दिखाओ, उनसे कह रहे हैं कागज नहीं है तो भी सिटीजनशिप ले लो। हमारे वजीर आजम को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज की फिक्र है, इंडिया भारत के माइनॉरिटीज की उनको फिक्र नहीं है। उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करते और भारत के माइनॉरिटीज की तकलीफ को खाली सबका साथ, सबका विकास में बहा देते। मेरे भाई, ये कानून की खिलाफ वर्जी हमको करना है, इसके खिलाफ एहतजाज करना है। याद रखो आप, इस मुल्क में, इस सरजमीन पर यह गरीबों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। रिश्वत के अड्डे खुल जाएंगे, पूरे रिश्वत के अड्डे खुल जाएंगे। 130 करोड़ इस देश की आबादी है और इस देश का गरीब पिस जाएगा, इस देश का गरीब पिट जाएगा, इस देश का गरीब मफरूज हो जाएगा, इस देश का गरीब एनपीआर एनआरसी में मर भी जाएगा, क्योंकि उसको खौफ हो जाएगा कि भाई मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। क्या करेंगे आप जब? मेरे भाई, कोई फूल प्रूफ सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है। एनपीआर अगर नाम मिस हो गया एनआरसी में, तो फिर आपका क्या हाल होगा? आसाम में आज जो 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जो मुसलमानों के नाम नहीं आए, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ रहे हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, कम से कम अगर 10-10 हजार रुपये उनको केस लड़ने के होंगे, तो 5 लाख लोगों को 10,000 रुपये आप मिला लो, कितना बोझ होगा, फाइनेंशियल, माली बोझ। कहां से लाएंगे वो गरीब, कहां से लाएंगे? इसीलिए इसकी मुखालिफत करना जरूरी है। और वजीर आजम बोल रहे कि एनआरसी है ही नहीं। वजीर आजम 2003 के रूल्स, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के 2 रुख हैं।
आप इसको झुटला नहीं सकते। एनपीआर होगा, एनआरसी हो जाएगा। अगर और थोड़ा छिछोरे तरीके से समझाऊं आपको, तो शादी हुई तो बच्चा होता ना, तो एनपीआर शादी है, बच्चा निकला एनआरसी। मगर वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, ये सब प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पुलिस वाले बैठे, मेरे जाने के बाद उनसे पूछना, उन हल्लू कान में बोलेंगे सारा बाला मंची का क्योंकि मैं एक जगह बोला तकरीर में, उसके बाद एक आईपीएस ऑफिसर फोन करे मेरे को, बोले असद साहब क्या क्या बोल देते भाई आप। मैं बोला सर क्या बोल देते, मैं आदत से मजबूर हूं। तो खैर मैं बोला वो सब छोड़ो सर, जरा ये तो बताओ आपके पास भी है नहीं है। बोले साहब मैं बाद में बात कर। उसके बाद क्या किए, व्हाट्सएप पे करे, मेरा साहब व्हाट्सएप पे मत करो बात आप, क्योंकि मोदी व्हाट्सएप सुन रहे आजकल। तो उन्होंने गवर्नमेंट सुनकर इतना टाइम का है, मैं किस पे बात करूं, मेरा सिग्नल पे करो। सिग्नल पे बात करे, बोले आप सही बोले, मैं घर को जाके चेक करा। बोला क्या मिला, बोले बोलना नहीं किसको। बोला नहीं बोलते बोलो, जैसा वो उनका ऑडियो आया था मैं नहीं बोला पब्लिक। बोले मेरे पास भी नहीं है। हाँ? बोले ऐसा कैसा, मेरे करीब भी नहीं है भाई, कहां गया नहीं मालूम। मेरा सर मैडम के पास। बोले अरे क्या आपको पूरा बात बोलना क्या। अच्छा मैं बोला आपके डैडी मम्मी के पास। अरे बोले डैडी तो भाई 1940 में पैदा हुए, जब तो बर्थ सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। भाई बड़े बड़े लोगों के पास नहीं, शायद बीजेपी के आरएसएस के लोगों के पास होगा, मगर भारत के गरीबों को बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरे भाई इसके खिलाफ हमको एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। और आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप इस एहतजाज में शामिल हैं। खाली हाथा नको उठाओ, हाँ तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा मैं बाद में, याद रखो। और इंशाअल्लाह ताला आज की मोटरसाइकिल गैंग को देख के 22 तारीख के बाद अगर आप मजलिस के पूरे कैंडिडेट्स को कामयाब कर दिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब निर्मल को आऊंगा मैं खुद मोटरसाइकिल पे बैठूंगा, हेलमेट पहनता, तो पुलिस वाले फोटो लेके डालेंगे, नेशनल मीडिया पे 1 मिनट तक चलेगा, देखो एमपी खुद कानून तोड़ा। मगर ये छोड़िए, आपको यही बताना चाह रहा हूं कि CAA के कानून के खिलाफ दिल्ली में बड़ा एहतजाज हुआ। दिल्ली में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ माजिद, मैं खत्म करना है। मत करो, हम तो भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट को जवाब देने आए, बैठ जाए इस एहतजाज में। हाँ अभी गर्म हुआ है पर मामला अभी इंजन गर्म हुआ, अब जब गर्म हुआ तो रुकते नहीं, ठंडे ही नहीं होगा। तो इस एहतजाज में हाँ है, हाँ क्या है इधर, देखो इधर देखो, मैं खड़ा हूं, मेरे को देखना है, किसको नहीं देखना। ना मजहर को देखो, ना अजीम बिन याह्या को देखो, किसी को मत देखो, मैं हूं और मेरे सामने बीजेपी सब है। मेरे भाई इस एहतजाज में जामे मिलिया में दिल्ली की पुलिस ने जामे मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर बच्चियों पर हमला किया।
बच्चियों पर, ये देखो भाई तुम यहां से बात नहीं करना, नो टॉकिंग। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में बच्चों पर हमला किया, बच्चियों को हॉस्टल में घुसकर मारा। एक बिहार का गरीब परिवार का मिनाजुद्दीन जो LLM की डिग्री के लिए पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में घुसकर उसको इतना मारी दिल्ली की पुलिस कि उसकी एक आंख जाय हो गई। जामिया मिलिया की मस्जिद में नमाज के लिए सब ठहर रही है, दिल्ली की पुलिस मस्जिद में घुसकर बेहुरमती की मस्जिद के शीशों को तोड़ दिया। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीयर गैस फेंका गया, टीयर गैस का शेल एक मासूम बच्चे के ऊपर, नौजवान पे गिरा, तो डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाने के लिए मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उसके हाथ को काटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ, थोड़ा तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, जो गलत है, वायलेंस कभी नहीं होना। उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी ने बयान दिया, मैं इसका बदला लूंगा इसका। और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 25 मुसलमानों को गोली मारकर खत्म कर दी। 24 घंटे में 25 को, मेरे भाई, उसमें एक यूनुस सुलेमान नामी बच्चा भी है बिजनौर के। एक नौजवान अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने के लिए निकला, उसके बाईं आंख में गोली लगी, खत्म हो गया। ये एक और बच्चा जो IAS की तैयारी कर रहा था, जब मीडिया के लोग उसके घर को गए तो उसकी मां मीडिया के लोगों को दिखा रही है, ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, सुबह फजर से लेके जोहर, फिर खाना, फिर पढ़ाई, असर, फिर नमाज, फिर मगरिब तक, फिर नमाज, फिर इशा तक, फिर नमाज, फिर सो जाता। ये तैयारी कर रहा था और उसके घर वाले बोल रहे कि पुलिस आकर हमारे बच्चे को घर से गिरफ्तार करी, पकड़ के लेकर गई और दूसरे महल्ले में उसकी लाश मिली। ये उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर एक मासूम 13 साल का बच्चा, 14 साल का, उसको पकड़े, पुलिस स्टेशन में लोहा गरम करके उसके पीठ पर दिए, तो उसका खून निकला। वो खून आलूदा शर्ट भी बच्चे के पास है। एक अंबेडकर नाम का एक दलित स्कॉलर है, डीफिल है, मामूली बात नहीं, डीफिल किसको नहीं मिलती, बेचारे उन्होंने एहतजाज में थे। और एक हिंदू भाई भी हमारे एहतजाज में पुलिस पकड़ी, तो पुलिस क्या पूछती उनसे, तुम हिंदू रह के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे? और उस हिंदू भाई से पुलिस कहती है कि तू अगर नहीं सुधरेगा तो तेरी बीवी को और तेरे 2 साल की बच्ची को धंधे पे लगा दे। वो अंबेडकर साहब जो स्कॉलर है, मैथ्स के डीफिल, उनको दे घूसे, दे मारो, बोल रहे भी, अरे भाई मैं नहीं था, मार 1000 के करीब जेल में है। कोर्ट में केस आ रहा, एक के बाद एक केस गिर रहा, पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तेलंगाना के उस वक्त के आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे जो तेलंगाना के हैं, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब और जस्टिस AP शाह जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये तमाम लोग मिलकर यूपी गए, जाकर वहां पर मायना किया। वो लोग बोल रहे सब, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वो लोग बोल रहे। वो लोग ये भी बोले कि फिरोजाबाद में एक बच्चे को गोली लगी, लोग उसको बच्चे को अस्पताल लेकर गए, पुलिस वहां जाके डॉक्टरों को बोली इसका इलाज नहीं करना। डर के लोग फिरोजाबाद से आगरा लिख गए, कुछ 40-50 किलोमीटर का सफर है। आगरा में पुलिस जाके बोली इसका इलाज करे तो तुम्हारे को होगा। डर के लोग दिल्ली के लेकर गए, आगरा से दिल्ली 3 घंटे का सफर। आप सोचो किसी के पेट में, जिस्म में गोली लगी, क्या गुजर रही होंगी उस खानदान पर। दिल्ली के दवाखाने को लेकर गए, चंद घंटों के बाद उन भी चले गए, इंतकाल हो गया।
जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बोल रहे हैं बात, वो शर्ट दिखा रहे वो बच्चे को जो लोहा गरम गरम लोहा उसकी पीठ को लगाया गया। ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। और वजीर आजम बोलते हैं कि सब ठीक है। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ये जबान इस्तेमाल करेगा कि बदला लिया जाएगा? मीरठ की सरजमीन, तारीखी सरजमीन, वहां का एसपी एक मुस्लिम महल्ले में दौड़ता हुआ घुसता है और चंद बेचारे ज़ईफ लोग खड़े हुए उनको बोलता, खाएंगे यहां का, गाएंगे वहां का। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के तुम नारे लगाए तो वहां भाग जाओ, पूरी गली को जेल में डाल दूंगा। मेरे भाई, वो नारे लगाए, आप पकड़ो उनको, आपका काम नहीं है, कोर्ट तय करेगा और वो गलत नारे लगाए नहीं लगाए। पुलिस का काम अरेस्ट करना है, प्रोसिक्यूशन का काम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है। और कोर्ट मुतमईन हुआ, मगर एसपी साहब हैं, वर्दी में हैं, डंडा हाथ में, साथ में बंदूक के साथ पुलिस है, मुसलमानों का महल्ला है और गरीब खड़ा हुआ है, तो उनको अपनी बहादुरी दिखाना जरूरी है। आप बताइए, मीरठ की सरजमीन क्या है? मीरठ की सरजमीन पर पहले अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी। हिंदुस्तान में, भारत में पहली बगावत मीरठ में हुई। अंग्रेजों की फौज में हिंदू मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान थे। तो हिंदुओं ने महसूस किया कि जो बंदूक की कारतूस है उसके ऊपर गाय की चर्बी लगी हुई है। मुसलमानों ने देखा कि उसके ऊपर सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर कहा कि भाड़ में जाए अंग्रेज, और वहां पर अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। मीरठ की वो सरजमीन है, वहां से निकलकर दिल्ली को आए, मीरठ से आकर एक ज़ईफ बहादुर शाह जफर से कहा कि जफर, अब तुम हिंदुस्तान की क़यादत करो, हम अंग्रेजों को भगाएंगे यहां से। उस सरजमीन पर वो एसपी साहब जाकर उस मुसलमानों से कह रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाई थी कि तुम पाकिस्तान को चले जाओ। इससे शर्मिंदगी और शर्म की बात कोई हो नहीं सकती कि जो गलियों में अंग्रेजों को भून दिया गया था, जिन गलियों में हिंदुस्तान भारत जिंदाबाद के नारे लगे थे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे थे, आज उन्हीं गलियों में वो एसपी जाकर इस तरह की तौहीन मुसलमानों की करता है। कोई पूछने वाला नहीं है। कौन जवाब दिया इन लोगों का? कौन बोला? बोलो। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, उन गरीब मजलूमों की खामोशी की आवाज हम बन रहे हैं। कोई आवाज नहीं, मुंह नहीं खोलता। उत्तर प्रदेश में जितना भी जुल्म हो रहा, मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं। कई लोग मुझसे बोलते हैं, आप क्यों बोलते, कोई नहीं बोल रहा। मेरा काम बोलना है, दुनिया को बताना है। जो कमजोर है उनकी आवाज हम बनते आए और बनते रहेंगे। जिन पर जुल्म हो रहा, उनकी जुल्म की दास्तान को बयान करते रहेंगे। ये मजलिस ने किया और ये CAA के खिलाफ जुल्म हुआ मेरे भाई। ये उत्तर प्रदेश में इस तरह का नंगा नाच हुआ है और वहां पर नुकसान हुआ 14.5 लाख का। तो योगी ने 14.5 लाख के नुकसान पर सिर्फ मुसलमानों को नोटिस दी। नेशनल मीडिया आज स्टोरी कर रहा है मुझ पर, इंग्लिश चैनल कर रहा है, मुबारक हो कि ओवैसी ने इस बहस को कम्युनलाइज कर दिया। अरे भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा कम्युनलाइजेशन, भाड़ में जाए, कोई फिक्र नहीं है मुझे। क्या किया? 14.5 लाख की नोटिस दिए। किसको दिए? एक मुसलमान साहब जो 6 महीने पहले अल्लाह के पास चले गए। 2 90 साल के बूढ़े मुसलमानों को दिया जो बिस्तर पर फरीश हैं कि तुम एहतजाज किए। आप बताइए, नोटिस दिए ना। अब आप सुनो, हरियाणा में जाटों का रिजर्वेशन हुआ, एहतजाज हुआ। जाटों ने कितना नुकसान किया एजुकेशन में? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, 2000 करोड़ का। रेलवेज का 55 करोड़ का नुकसान हुआ। एक को भी नोटिस नहीं दी बीजेपी।
एक को भी नहीं, किसी को भी नहीं। गुजरात में पटेलों का, पट्टीदार का एहतजाज हुआ रिजर्वेशन का, करीब 1200 गवर्नमेंट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, 650 या 700 गुजरात के पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, एक को भी नोटिस नहीं। यहां 14.5 लाख का नुकसान हुआ तो बयान नोटिस देते। वो आपको याद होगा, एक हरियाणा का डिस्को डांसर था राम रहीम, उसको कोर्ट सजा दी तो उसके साथियां मिलकर 120 करोड़ का नुकसान किए। बताओ फिर ये क्या है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? नहीं, तुम कैसा बोले ये बात? अरे हम बोलेंगे ना, झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, बताओ तुम मैं झूठ बोल रहा है सच बोल रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम हो रहा है, ये भारत में काम हो रहा है। और फिर आरएसएस के लोग, इनके मोहन भागवत एक बयान दे दिए, 2 बच्चों का कानून बनाना जरूरी है। कहते अच्छा क्यों बनाना? नहीं, देश तरक्की नहीं कर रहा ना। अरे भाई, हमारे मुल्क में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये मुल्क की ताकत है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहां की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है। कोई मुल्क नहीं है। भारत में है। तुमने कितनों को नौकरी दी 5.5 साल में? बताओ। मोदी बोले थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, 5 लाख भी नहीं दिए 1 साल में। इसीलिए नौकरियों की बात नहीं करना, नौकरियों की बात करे, नौजवानों की बात करे, नहीं पॉपुलेशन कम कर देना, पॉपुलेशन कम कर देना। फिर एक बीजेपी का एक मिनिस्टर बोलता मुसलमान की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही, नहीं बढ़ रही। मुसलमानों का डिकेडल ग्रोथ गिरा है और ये भारत से एक गलतफहमी डराती है कि अगर भारत में मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते, हम नहीं पैदा करते बच्चे, और अगर हमारा पॉपुलेशन गिर रहा है, अगर नहीं भी गिरा तो हमारे हिंदू भाइयों के बराबर होने के लिए 200 साल लगेंगे, 200 years। पॉपुलेशन गिरता है मगर आरएसएस नहीं पॉपुलेशन। अरे नौकरियां कितनों को दिए बताओ ना मोहन भागवत, कितने गरीबों को नौकरी दिए? आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत में 2018 में हर दिन 36 नौजवान बच्चे खुदकशी करते थे। क्यों? नौकरी नहीं है बोल के। 36 young boys in 2018 committed suicide because of lack of employment। ये इनकी हुकूमत है। मरने वाला क्या, उसका मजहब क्या है देखोगे तुम अब? 36 बच्चे रोज 2018 में, नौकरी नहीं मिली, खुदकशी कर लिए बेचारे। 36 बच्चे रोज कर रहे थे। किसने कहा? इनका एनसीआरबी का डेटा। इस पर नहीं बात करते आरएसएस वाले, इस पर नहीं बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? ओवैसी पे बात करेंगे, इसके भड़काऊ भाषण पे बात करेंगे। याद रखो, तुम मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। तुम भारत की आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। CAA का कानून बनाए तो बांग्लादेश की शेख हसीना ने आज इंटरव्यू में कह दिया, मुझे ताज्जुब हुआ कि भारत ने इस तरह का कानून क्यों बनाया। हमारा सबसे करीबी दोस्त वो कह रहा है, बताइए आप, कश्मीर में इंटरनेट कितने दिन नहीं था मालूम आपको? 167 डेज, 167 डेज कश्मीर में इंटरनेट नहीं था। तो नीति आयोग के एक मेंबर है सरस्वत, वो DRDO के साइंटिस्ट रह चुके, प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक एडवाइजर थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इंटरनेट 167 डेज तक नहीं था, तो सरस्वत साहब क्या बोले? कहीं को होना इंटरनेट पे था। क्यों इंटरनेट होना? इसलिए कि बैठ के
उसमें पोर्न मूवीज देखेंगे, यानी गंदे किस्म के पिक्चर देखेंगे। आप साइंटिफिक एडवाइजर हैं, साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के, आपकी ये जहनीत तुम्हारी कि इंटरनेट नहीं अगर रहा तो तुम गंदे पिक्चर देखते। बताओ आप, ये इनका जहन गंदगी भरी हुई है। कहां चला जाएगा ये मुल्क? याद रखो मेरी इस बात को कि नरेंद्र मोदी को 2014 में 37% हिंदू वोट मिला था, 2019 में 44% हो गया, वो 7% वोट जंप हुआ। मुसलमान 6% दिए और 19 में भी 6% दिए। उसके बावजूद भी बुरा मैं हूं, वोट काटने वाला मैं हूं। पूरी दुनिया की बुराई मुझ में है। वहां पर वोट बढ़ रहा है और मैं सिर्फ 2 MP जीतता हूं। निर्मल में आके इलेक्शन लड़ता हूं तो बोलते देखो वोट काटने आया, पूरे तीनों के तीनों एक हो जाती। सोचो आप खुद, आपको फैसला करना है। मेरे भाई, ये नाजुक हालात हैं। मेरी आपसे एक ही अपील है, अपने इख्तिलाफात से ऊपर उठिए। तारीख वरना हमको माफ नहीं करेगी। आज हमको भारत को बचाने की लड़ाई लड़ना है। अंबेडकर बाबा साहिब के बनाए हुए संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। गांधी के ख्वाबों को चुकना चूर होने से बचाना है। बताइए आप कि जो गांधी को जिसने मारा, गोडसे की तारीफ बीजेपी की MP करती है। मेरे भाई, ये मुल्क कहां पर जा रहा है, ये आपको फैसला करना है। और हम लोग पिछले जुमे को हैदराबाद में मुश्तरका मजलिस अव्वल के तहत एहतजाज किए, तिरंगा रैली निकाले, सबको बोले तिरंगा लेके आओ, ईदगाह में नमाज के बाद तिरंगा लेके आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आए, मुसलमान भी आए, हिंदू भाई भी आए, दलित भाई भी आए, सिख भी आए, ईसाई भाई के ईसाई पादरी भी आए। हमारा जुलूस कामयाब रहा। सबने शिरकत की, मेरी वजह से नहीं। ये तो अवाम इस कास के लिए फिक्रमंद थी। 1.5-2 लाख लोग आए और जुलूस पुरअमन खत्म हुआ। मीडिया वाले शुरू हो गए, ओहो आपके हाथ में तिरंगा। बीजेपी कांग्रेस वाले बोले, ओ तुम क्या डर गए, तुम क्या वफादारी दिखा रहे? अरे दीवाने प्यारे, जब तिरंगा बना ना, उसमें तेलंगाना की एक औरत थी सुमैया तैयब जी, उन्होंने भी तिरंगा डिजाइन करे थे। ये तारीख में लिखा हुआ है, नहीं बोलते संघ परिवार वाले। ये संघ परिवार वाले आजादी के बाद तिरंगे की मुखालिफत किए थे। बोले 3 रंग अशुभ है, बोले 3 रंग नहीं होना, हमारा भगवा झंडा काफी। किसने कहा था? गोलवालकर ने कहा था बात ये, इसीलिए मैंने कहा कि तिरंगा रैली। अब उसके बाद हमको बोले नहीं तुम वफादारी दिखाने के लिए किए, मेरा दीवाने हैं। नहीं, हमारे अब्बा दुनिया के पप्पा, तुम्हारे डैडी जब आसमान से जमीन को आए आदम अलैहिस्सलाम, वो भारत को आए थे नहीं आए थे? ये मैंने बोला, उलेमा बोले उनको पकड़ो जाके, मैं उनसे ही सीखा। उन्होंने बोले जब अब्बा यहां पे आए तो मुल्क अब्बा का हुआ नहीं हुआ, डैडी का मुल्क हुआ। जब डैडी का मुल्क हुआ, मैं डैडी का बेटा और मैं डैडी की बेटी, तो वफादारी किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? बाप का मुल्क है और रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, ये चीजें हैं जो कोई नहीं बोलता आपको। मैं अपने मुख्तसर से खिताब में तमाम बातें तफसील से आपको कह दिया। सिर्फ एक ही बात आपसे पूछ रहा हूं, 22 तारीख को आसमान पे पतंग दिलाएंगे आप? क्या भाई साहब पतंग को वोट डालेंगे ना? तो फिर एक बात मिलके साथ में खींचो आप। और मैं मोटरसाइकिल गैंग से बोल रहा हूं,
मेरे को जाने दो भाई हैदराबाद, जीतने के बाद आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखें। सदर मोहतरम है, मैं खासकर नौजवानों से इल्तिजा कर रहा हूँ कि सदर मोहतरम है, नज़्म व ज़ब्त का ख्याल करें। और इसी के साथ आज के A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।